एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हम 9th में भी थोड़ा सा पढ़ के आए हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन विच सम इट इज डिके आफ्टर सम टाइम। यानी कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो एलिमेंट है हमारा वो कुछ समय बाद अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। ख़त्म क्यों होता जाता है कि इन रेडियो एक्टिविटी सम पार्टिकल्स आर डिके फ्रॉम एन एलिमेंट दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इट मीन्स 2He4। बीटा पार्टिकल इज द पॉजिट्रॉन -1E0, यानी इलेक्ट्रॉन ही हमारा। और गामा पार्टिकल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी मास नहीं होता। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। बीटा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर -1 है और मास 0 है। गामा पार्टिकल के पास न तो कोई मास है न इसका अपना कोई चार्ज है। तो अगर किसी एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक मास में 2 की कमी आती है, डिफिशियंसी 2, एंड एटॉमिक नंबर में, एंड एटॉमिक मास में 4 की डिफिशियंसी आती है। जैसे समझ मान लीजिए ये हमारा 6C13 ये हमारा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और इससे अगर हमारा एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो इसका मतलब 2He4 निकल गया, तो ये रहा 4x और 13 में से 4 जाएंगे तो 9, 4x9, यानी 4x का मतलब यहाँ पर अब हमें पता है तो लिख देते हैं, नहीं पता होगा तो x लिख देंगे हम, 4Be9, ये हमें मिल जाता है। लेकिन अगर इसी में से 6C13 इसमें से अगर एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है, तो 6 से एटॉमिक नंबर 7 हो जाता है, और 7 होता है नाइट्रोजन का, और एटॉमिक मास पर कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि क्या है 0 है, तो 7 and 13 ये ऑल्सो एक रेडियो एक्टिव बन जाता है। लेकिन गामा पार्टिकल निकलने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल के अपने आप इसमें स्वतः निकलने से और जो एलिमेंट हमारा वो धीरे धीरे डिके होता रहता है, इसी को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन, यानी अपने आप ही इसमें से स्पॉन्टेनियस स्वतः अपने आप होने वाला रिएक्शन। अब इसमें हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था अभी। ये हमारा है, मान लीजिए AXB। किसी भी एटम को लिखने का जो सिंबल है वो ये है AXB। या लिखा होगा AXB, आगे पीछे कहीं भी लिखे हो कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे का ध्यान रखना है हमें। जो नीचे की साइड में लिखा होता है ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास। अभी हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और Z इजिकल टू होता है नंबर ऑफ P, और यही होता है इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है, इसलिए एटॉमिक नंबर Z इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से और जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, और A इजिकल टू नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ M, यानी प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास इजिकल टू एटॉमिक मास होता है। ये हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है, केवल उन डेफिनेशन को हम पढ़ लेंगे। ये हमारे यहाँ समझ में आ गया। और किसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट है। अगर हमें एटॉमिक नंबर से एलिमेंट पता है तो एलिमेंट लिखेंगे, नहीं पता है तो एलिमेंट की जगह पर केवल एक्स लिख लेंगे। एक्स हमारा अननोन है। अब इसमें
एक प्रश्न ये उठता है कि जो एलिमेंट हमारा एटम है, एटम की हमने फंडामेंटल पार्टिकल निकाल लिए। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रश्न ये उठता है, जे थॉमसन की बात को गोल्डस्टीन ने काटा और गोल्डस्टीन की बात को जेम्स चैडविक ने। इनके नाम भी हमें ध्यान रखने चाहिए, किसका इन्वेंशन किसने किया। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। तो अब इन तीनों साइंटिस्टों ने कुल मिलाकर के यहाँ पर तो निष्कर्ष निकाल लिया कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इससे चार्ज की भी समस्या खत्म हो गई और मास की भी समस्या खत्म हो गई। और एक समस्या क्रिएट हो गई कि एटम जो है, अभी तक तो डाल्टन थ्योरी हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, तो उसमें डाल्टन थ्योरी पढ़ा था कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, एटम को तोड़ा ही नहीं जा सकता, सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन इनने कह दिया कि नहीं, सबसे छोटा पार्टिकल ही है, वो ये पार्टिकल भी उसके अंदर है। इसका मतलब एटम छोटा पार्टिकल सबसे नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल है। तो अब समस्या ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर है कहाँ पर। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सही जानकारी को प्राप्त करना, ये हमारा कहलाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वास्तव में, ठीक है, या एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल में कई मॉडल हमारे दिए, वो हमारे कोर्स से डिटेक्ट हो गए, शॉर्ट में उनको देखेंगे। सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया, इसको प्लम पुडिंग या वाटरमेलन भी कहते थे। जे थॉमसन ने कहा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, वो टोटल पॉजिटिव चार्ज तरबूज के अंदर रेड कलर का जो पार्ट होता है, काट के देखते हैं तो रेड कलर का पार्ट दिखाई देता है पूरे में, और यूक्लिडी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसी तरह से एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे में यूक्लिडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिस तरह से जगह जगह पर उसके 20 एमेंडेड हैं तरबूज के, वो इलेक्ट्रॉन है। तो उस तरबूज से, वाटरमेलन से उन्हें कंपेरिजन कर दिया जे थॉमसन ने। प्लम पुडिंग भी कहा, इसको क्रिसमस केक से भी कहा, क्रिसमस केक होता है, उसमें चेरी जगह जगह पर लगी होती है, पूरा केक होता है तो पॉजिटिव पार्ट हो गया, जो जगह जगह चेरी है वो इलेक्ट्रॉन का पार्ट काम करती है। इस तरह से हम लोग को बताया। जे थॉमसन का सबसे पहला मॉडल था, और जे थॉमसन का जो मॉडल था उसके लिए और रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के और मॉडल था उसको बिल्कुल फेल कर दिया। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने बहुत पतली गोल्ड की फॉइल ली, और गोल्ड की फॉइल लेकर के उस पर और अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, और अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया। तो उन्होंने कहा कि जगह जगह पर ये इलेक्ट्रॉन थे इसमें, जे थॉमसन के अनुसार तो ऐसा ही था। उन्होंने कहा कि इसमें से जब हम अल्फा रेस इस पर कराएंगे, तो कराने पर उन्हें, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो इतना ही हो गया केवल, लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या इसमें ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल गए, कहीं मुड़े ही नहीं। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से बैंड होके निकले, कुछ थोड़े ज़्यादा बैंड होके निकले, और कोई हज़ारों में से एक आध पार्टिकल ऐसा भी था जिस रास्ते से गया उसी से वापस लौट आया। तो ये जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इसके आधार पर उन्होंने कॉन्क्लूजन निकाले। तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम जिससे सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम पोर्शन, ये एटम का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एम्प्टी है, यानी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराता तो सब वापस आ जाते, एक भी उसके पास नहीं जाता, और लेकिन सारे के सारे उसके पार जा रहे हैं, बगैर डिफ्लेक्टेड हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम पोर्शन इसका खाली है, ना वहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज। अगर वहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी होता तो क्या होता कि नेगेटिव से पॉजिटिव टकराता, वहीं का ही फंसा रह जाता, बाहर निकलता ही नहीं। ऐसा भी नहीं हुआ, इस मीन्स मैक्सिमम पोर्शन इसका खाली है। उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल हमारे डिफ्लेक्टेड हो रहे थे वो एक कोई पर्टिकुलर एरिया था, उस पर्टिकुलर एरिया के पास से जाकर के डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर एरिया है वही पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज के पास जो पॉजिटिव जा रहा है वहाँ से डिफ्लेक्टेड हो रहा है उससे, और जो सीधा उससे जाके टकरा रहा है वो वापस अपने रास्ते से जा रहा है। तो हज़ारों में से कोई एक टकरा रहा है, इसका मतलब दैट पोर्शन इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू एटम। एटम की कंपैरिजन में
वो जो स्थान जिससे अगर कि कोई अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है बहुत छोटा सा स्थान है और टोटल पॉजिटिव चार्ज वहीं पर है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके चारों तरफ फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी, केवल इतना कहा कि वो सर्कुलर पाथ में कहीं मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये रदरफोर्ड का मॉडल था पूरा हमारा। रदरफोर्ड के मॉडल को एक एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्क्लूजन, ये हमारा रदरफोर्ड का मॉडल रहा। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो हमारे कोर्स में यहाँ से है, वो है बोर मॉडल। बोर मॉडल क्या है? बोर मॉडल की शॉर्ट में अगर देखें इसका एक समरी अगर पढ़ना चाहें तो कह सकते हैं बोर मॉडल के अनुसार कि नील्स बोर, पूरा नाम इसका नील्स बोर ने और हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सपेरिमेंट किया और एक अपना मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड की बात बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम पोर्शन जो एटम का है वो एम्प्टी है, खाली है, और एक बहुत स्मॉल पोर्शन है उसके सेंटर में, उसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर रहता है और मैक्सिमम पोर्शन जो है उसका खाली रहता है। ये हमारा अगर एटम है एक, तो इस एटम के अंदर ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल प्रोटॉन इसी के अंदर रहते हैं। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते रहते हैं और कई सर्कुलर पाथ होते हैं। इस सर्कुलर पाथ को उन्होंने बताया एनर्जी लेवल। एक एक पॉइंट इसका लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम revolves around the nucleus only in certain selected circular orbits. These orbits are associated with definite energy and are also called energy cell और energy level. उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स थी ना, इनको उन्होंने एनर्जी सेल भी कहा और एनर्जी लेवल भी कहा। उन्होंने कहा इसकी सबकी एनर्जी एक डेफिनेट एनर्जी है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी में रहेगा, इसमें नहीं जा सकता, इसका इलेक्ट्रॉन इसी में रहेगा, न इसमें जा सकता न इसमें जा सकता। अपने निश्चित ऊर्जा है। ये गरीब परिवार का एक मोहल्ला है, ये एक मिडिल परिवारों का है, फिर ये एक हाई सोसाइटी का है और एक ये फिर वीआईपी का है, यानी अलग अलग हैं, क्राइटेरिया हैं। तो जो गरीब वाला है, झोंपड़ी झुग्गी वाले हैं उसमें, और मिडिल वाला भी नहीं जाना पसंद करेगा। ऐसे ही झुग्गी झोंपड़ी वाला मिडिल वाले में जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जाएगा तो इसकी इंसल्ट होगी, इसलिए ये अपने घर में ही रहना पसंद करेगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है अपने ही एनर्जी सेल में मूवमेंट रिवॉल्विंग करते रहते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स थी इनको कितने का कहा? एनर्जी सेल का या एनर्जी लेवल का। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को अपने एनर्जी सेल से जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर ये इसमें जाना चाहता है तो इसके बराबर आने के लिए इसके बराबर हैसियत इसको लानी पड़ेगी, यानी जितनी एनर्जी इस सेल की उतनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा। अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये नीचे वाले सेल में जंप कर जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी सेल को चेंज कर सकते हैं, बाकी सामान्य कंडीशन में नहीं कर सकते। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड ऑन विच, हाँ ये हमने बता दिया। तीसरा है a long as the electron remain in the particular orbits it does not lose or gain energy। जब तक अपने एनर्जी लेवल में रहेगा एनर्जी को न लॉस करेगा न गेन करेगा, अगर उसको कहीं बाहर से और नहीं दी जाएगी तो। when energy from some external source is supplied to the electron it may jump to some higher energy levels by absorbing definite energy। ठीक है ना, मतलब कि जब तक उसकी एनर्जी न तो कम होगी न ज़्यादा होगी जब तक वो अपने एनर्जी सेल में है, लेकिन अगर उसको कहीं बाहर से एनर्जी दे दी गई तो इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी तो वो अपर एनर्जी सेल में जंप कर जाएगा। ये हमारा था बोर मॉडल। अब इस बोर मॉडल की कुछ कमियां भी थी। बोर मॉडल की अचीवमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले कमियां पढ़ लेते हैं। बोर मॉडल की जो कमियां हैं वो मेन कमी क्या है बोर मॉडल की, कि फिजिक्स में एक रूल है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल और किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो उसकी एनर्जी लगातार लॉस होती रहती है, और जब उसकी एनर्जी लगातार लॉस होती रहती है तो इलेक्ट्रॉन की भी लगातार लॉस होगी। तो मान लीजिए इस यही वाला इलेक्ट्रॉन है
और ये मूवमेंट कर रहा है तो एनर्जी लॉस होती तो क्या जाएगा, ये एटम का जो न्यूक्लियस उसमें जाके टकरा जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन एटम तो है, एटम खत्म होता नहीं है, तो एग्जिस्टेंस एटम की है, लेकिन बोर मॉडल के अनुसार एटम की एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो यहाँ पर बोर मॉडल हमारा फेल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर मॉडल के सक्सेस क्या है।